हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो फिल्मों के बारे में। पहली फिल्म है एक ऐसी फिल्म का पार्ट 2 जो हर कोई देखना चाहता था, और दूसरी फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसको झाट किसी ने नहीं मांगा था। एक फिल्म हमारे को दिखाती है बहुत ही एक्सेम्पलरी तरीके से सीनियर एक्टर्स की एक्टिंग प्राउस, और दूसरी फिल्म का एग्जिस्ट करना ही हमारे को यह दिखाता है कि हमारे देश में अंकलों की ठरक एक अलग से फिल्म्स का जॉनरा है। पहली फिल्म हमें दिखाती है कि प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है और साथ निभाना ही सबसे बड़ा प्यार का एग्जाम्पल होता है, और दूसरी फिल्म हमें दिखाती है कि प्यार करो, बेधड़क करो, क्लीवेज देखो, बेधड़क देखो, कमर देख के ठंडी ठंडी आहें भरो, बेधड़क भरो, लेकिन किसकी? अपनी बीवी की नहीं, अपने पड़ोस वाले आदमी की बीवी। पहली फिल्म हमें दिखाती है कि बॉलीवुड के सीनियर एक्टर्स भी अपने कंधों पे एक पूरी फिल्म बेच सकते हैं, और दूसरी फिल्म हमें यह बताती है कि आप अगर किसी और की बीवी को ओवर सेक्सुअलाइज कर दो तो बस कंटेंट की जरूरत ही नहीं है, आप कुछ भी बेच सकते हैं। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि पहली फिल्म है संजय मिश्रा एंड नीना गुप्ता स्टारर वध 2, और दूसरी फिल्म नहीं है, यह है 50 से 60 साल के इंडियन अंकलों के लिंग को किंग बना देने की गोली, और इसका नाम है भाभी जी घर पे है द फिल्म। तो चलिए फिर मैं आपको इन दोनों फिल्मों के बारे में बताता हूं। शुरू करते हैं ऑनेस्टी से। तो पहले बात करते हैं वध 2 की। एक क्विक रिफ्रेशर दे देता हूं आगे बढ़ने से पहले, जस्ट इन केस अगर आप भूल गए हो। वध पार्ट 1 रिलीज हुई थी 9 दिसंबर 2022 में। काफी लोगों को आज भी ये लगता है कि वध पार्ट 1 डायरेक्टली ओटीटी पे रिलीज हुआ था, यानी कि नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप हुआ था, लेकिन ये सही नहीं है। ये भी डायरेक्ट टू थिएटर ही रिलीज थी जैसे वध 2 है। मात्र 3 करोड़ 75 लाख के छोटे से बजट में बनी वध 1 ने थिएटर्स पे कमाए 1 करोड़ 86 लाख और निपट गई। बेसिकली वध पार्ट 1 को थिएटर्स पे किसी ने नहीं पूछा, एंड एज एक्सपेक्टेड इस फिल्म की कहानी को, इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग को, डायरेक्शन को, स्क्रीन प्ले को और दोनों लीड एक्टर्स की एक्टिंग को वेल डिजर्व्ड आईबॉल्स एंड वेल डिजर्व्ड अप्रिसिएशन मिली आफ्टर इट ड्रॉप्ड ऑन नेटफ्लिक्स। और अब 4 साल के बाद वध 2 आई है, और चला है हरिद्वार। वध 2 की कहानी आपको वक्त में पीछे ले जाएगी और बेसिकली आपको यह बताती है कि संजय मिश्रा एंड नीना गुप्ता के रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते कैसे हैं और किन सर्कमस्टांसेस में मिलते हैं। कुछ समय बाद ऐसे खुले में सांस लेने के लिए आपको ऐसे छुप छुप के नहीं आना पड़ेगा। क्या पता। अब जिन लोगों ने वध 1 देखी है वो ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली जब वध 2 देखेंगे तो एक कंपैरिजन आपके दिमाग में चलता रहेगा वध 1 से, एंड दैट इज ऑफ कोर्स बाउंड टू हैपन बिकॉज़ वध 1 की कहानी, एग्जीक्यूशन, हर चीज ऑन पॉइंट। वध 1 की कहानी खाली एक क्राइम थ्रिलर ही नहीं थी, बल्कि वो पूरी की पूरी फिल्म की कहानी बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस को एक साथ लेके आती है और आपको हुक्ड रखती है। गरीबी, प्रताड़न और जानवर जैसे लोग जो बच्चों को नहीं छोड़ते, उनके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से शिकंजा कसती थी वध 1 की कहानी। तो क्या वध 2 की कहानी, इस फिल्म की एग्जीक्यूशन, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको उतना ही इमोशनली झंझोड़ के रख देगा जितना वध 1 ने किया था? ये जैसे जैसे वध 2 के बारे में मैं आपको चीजें आगे वीडियो में बताऊंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अगर आपको याद होगा, वध 1 का वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपीज वाज ईच एंड एवरी कैरेक्टर। वध 1 में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम थे, लेकिन जितने भी लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे वो इतने इंपैक्टफुल थे कि उनकी आज भी रिकॉल वैल्यू है। नाउ वध 2 में कैरेक्टर्स ज्यादा हैं, वो ठीक ठाक लिखे भी हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कोई भी कैरेक्टर ऐसा है जो फिल्म खत्म होने के बाद, थिएटर से निकलने के बाद आपके सबकॉन्शियस में काफी टाइम तक रहेगा। माइंड यू, आई एम नॉट सेइंग दैट द कैरेक्टर्स हैव बीन प्लेड बैडली। एवरी एक्टर एंड सपोर्टिंग कास्ट मेंबर हैज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब। लोकल थाने में केशव के मिसिंग की कंप्लेंट आई है, तो सर मुझे भेजा गया है यहाँ पे। वध 1 में नीना गुप्ता जी और संजय मिश्रा जी के जो 2 कैरेक्टर्स थे, उनके साथ एक कंसिस्टेंट मिस्ट्री थी। जैसे जैसे वो फिल्म आगे बढ़ती थी, इट लेफ्ट यू वांटिंग फॉर मोर। आप ज्यादा जानना चाहते थे इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में, एंड दिस वाज अ ग्रेट हुक इन द स्टोरी टेलिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट। वध 2 आपको इन दोनों लीड कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी अच्छी तरह, पूरी तसल्ली से सुनाती तो है, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगा कि कहीं भी आपको इन दोनों की पर्सनल कहानियां ऐसे ग्रिप नहीं करती जैसे वध 1 में करती थी। अब तो इनके बीच रहना अच्छा लगता है, कम से कम अपने हिसाब से तो जी रही हूँ। पार्ट 1 में संजय मिश्रा साहब के कैरेक्टर के साथ जो सबसे दिल को कसोट देने वाला दुख था, वो था उनका अकेलापन, वो था उनकी अबैंडनमेंट बाय हिज ओन सन। बेटे को लोन लेके पढ़ने के लिए विलायत भेजा, वो वहां जाके शादीशुदा हो गया, वहां पे सेटल हो गया, अब वो ना पैसे भेजता है और शायद ही कभी फोन उठाता है। दिस एडेड टू द ग्रीफ एंड रेज ऑफ संजय मिश्रा कैरेक्टर इन वध 1। वध 2 में ये प्लॉट लाजमी सी बात है कि आगे कैरी होगा, क्योंकि कैरेक्टर तो सेम ही है, लेकिन इसको कहीं पे भी ज्यादा एक्सट्रैपोलेट नहीं करा जाता, इसको एक्सप्लोर नहीं करा जाता फर्दर। शायद वो इंसाफ के बेटे को इस कहानी में, वध 2 की कहानी में कहीं ना कहीं ले आते तो एक बहुत जबरदस्त आर्क ऐड हो जाता। ऑन द अदर हैंड, वध 2 में नीना गुप्ता जी की जो कहानी है वो मुझे काफी अच्छी लगी। उनके जो कैरेक्टर की दशा होती है इस कहानी के अंदर, वो दशा क्यों है ये इमीडिएटली बिल्कुल भी रिवील नहीं होगा कहानी में। इनफैक्ट आप बहुत हद तक गेस भी नहीं कर पाएंगे, लास्ट में जाके आपको पता लगता है कि क्यों है वो जिस दशा में उनको दिखाया गया है, एंड दैट वाज रियली गुड टू वॉच। मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझे बाहर जाना है। इन कंपैरिजन जिस हिसाब से संजय मिश्रा साहब की कहानी इन्होंने और ज्यादा दिखाने की कोशिश करी है,
है वो मुझे इतनी इंपैक्टफुल नहीं लगी। वध 1 जो फिल्म बनी, अगर वो जो बनी वो 50% इन दोनों लीड्स यानी कि संजय मिश्रा साहब और नीना गुप्ता जी की वजह से बनी, तो द रेस्ट ऑफ द 50% ऑफ द फिल्म, द रेस्ट ऑफ द 50% ऑफ द कहानी बिकेम इंपैक्टफुल बिकॉज ऑफ वन कैरेक्टर एंड दैट वाज प्लेड बाय मिस्टर सौरभ सचदेवा। ये कैरेक्टर था सौरभ सचदेवा साहब का। पार्ट 1 में इनका नाम था प्रजापति पांडे। और क्या फैंटास्टिक, अनफॉरगेटेबल, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इनकी। आज भी अगर आप वध 1 देखेंगे ना तो आपका स्क्रीन में घुस के गला दबाने का मन करेगा सौरभ सचदेवा साहब के इस कैरेक्टर का। इनकी एक्टिंग एज अ विलन इन वध 1 इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि हर फ्रेम में इनकी हरकतों को देख के ये मन करता था एज ऑडियंसेस कि यार इसको मारो। नाउ वध 2 एक घृणाजनक विलन तो बनाती है, और इस विलन को जो प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर, जिनको आप देखेंगे ये सब कुछ करते हुए, उनका नाम है अक्षय डोगरा। वध 2 का ये विलन ऐसे काम भी करेगा जिसको देख के आपका खून खौल जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक शॉट में ये सबकी आंखों के सामने एक पपी को उठाता है, उसको बहलाता है, फुसलाता है, पेट करता है और फिर लेके आके रख देता है कहां पर, एक पुलिस वैन खड़ी होती है उसके नीचे, टायर के नीचे आके रख देता है। और इसका वर्चस्व इतना होता है जेल के अंदर कि ये भैया ड्राइवर को बोलता है चला, वो इसको देखता है लेकिन ये उसको बोलता है चला नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। और आपको दिखाया जाएगा कि पपी की कुचलने की आवाज भी आती है। पागल था वो। चलाओ बे। ऐसे और भी खून को खौला देने वाले सीन हैं जो अक्षय डोगरा ने काफी अच्छी तरह निभाए हैं, लेकिन फिर भी एज अ विलन ही इज नॉट एज इंपैक्टफुल एज सौरभ सचदेवा वाज इन पार्ट 1। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, एज अ विलन ये कैरेक्टर क्या करेगा नेक्स्ट कहानी के अंदर, ये आपको ना कहीं बहुत प्रेडिक्टेबल लगेगा। बाय द वे, सौरभ सचदेवा इज एन एक्टिंग माएस्ट्रो, सो व्हेन कंपेयर्ड टू हिम, अक्षय डोगरा की परफॉर्मेंस एज द विलन इन वध 2 आपको थोड़ी सी कम इंपैक्टफुल लगेगी, लेकिन अक्षय डोगरा की परफॉर्मेंस बुरी बिल्कुल भी नहीं। और भी नए चेहरे आपको कहानी में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कुमुद मिश्रा, और इनका जो कैरेक्टर है वो कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्ट के एंगल को लेके आता है, और वो कैसे पैन आउट होता है पूरा कास्टिज्म का एंगल, और ये क्या करता है उसके चलते, क्योंकि इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है अपनी कास्ट को लेके। जब वो आप आखिरी में जाके देखेंगे योर माइंड विल बी ब्लोन। हम सुपरिंटेंडेंट हैं इस जेल के, और केशव जैसे न जाने कितने कैदियों को हमने यहाँ सीधा किया है। वध 2 में कहानी का जो फ्लो था ना वो मुझे काफी इनकंसिस्टेंट और काफी ही ज्यादा कन्वीनियंट लगा एट टाइम्स। द फ्लो, द स्क्रीन प्ले इज नॉट बैड एट ऑल, लेकिन कहीं जगह आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बड़ी आसानी से हो गया, बड़े ही कन्वेंशनल तरीके से ये हो गया, यहाँ पे ये नहीं हो सकता। ये फीलिंग आपके दिमाग में आती जाती रहेगी थ्रू आउट द फिल्म। यही सेम चीज वध 1 में नहीं थी। उसका स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा ग्रिपिंग था दैट यू वर ऑलवेज एट टेंटर हुक्स थिंकिंग कि भाई अब क्या होगा। वध 1 की कहानी सिंपल बहुत थी, 1 और 2 मेन टॉपिक्स के आगे वो पिवटेड थी और वहीं रिवॉल्व करती थी। व्हाइल दिस टाइम विद वध 2 स्टोरी इन्होंने बहुत सारी चीजों को एक कहानी में, एक लिमिटेड रन टाइम में क्रंच करने की कोशिश करी, जहां पे मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा खास सक्सीड नहीं हुए। फॉर एग्जांपल, कास्टिज्म का एंगल है, इंटरकास्ट मैरिज का एंगल है, संजय मिश्रा नीना गुप्ता के कैरेक्टर्स मिलते कैसे हैं वो एंगल है, प्लस नीना गुप्ता की बैक स्टोरी का एंगल है, एक लड़की है जिसकी कहानी से ये फिल्म शुरू होती है उसकी बैक स्टोरी का एंगल है, एंड ऑल ऑफ दिस कंबाइंड इज गोइंग डाउन इन द प्रेमिस ऑफ जेल। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने कहानी में दिखाने की कोशिश करी और एक हद तक ये सफल भी रहे, लेकिन वो उतना इंपैक्टफुल निकल के नहीं आया जितना वध 1 में आया। फिल्म में अटेंशन टू डिटेल अच्छी है, ठहराव है कहानी में, जो जेल के एस्थेटिक्स इन्होंने दिखाए हैं वो बहुत ही दिमाग लगा के इंटेलिजेंटली दिखाए गए हैं। फिल्म की कलर ग्रेडिंग और सिनेमेटोग्राफी मुझे पार्ट 1 की ज्यादा बेहतर लगी। अगर आपको याद होगा वध 1 में ना एक फील था, जो उसकी लाइटिंग सेटअप था ना, कि कुछ गंदा होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, देयर इज नथिंग हैप्पी, एवरीथिंग इज नेफेरियस ऑल अराउंड द प्लेस, वो बहुत अलग फील देता था कहानी को। यहाँ पे वो मुझे फील महसूस नहीं हुआ। फिल्म में एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल प्ले करते दिखेंगे आपको अमित के सिंह। कितने बाप हैं तेरे? एक्सट्रीमली हैंडसम गाय अपने रोल में जच रहे थे, और साथ ही इनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। आई वांटेड टू सी मोर ऑफ हिज कैरेक्टर, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने कट शॉर्ट कर दिया। ठीक ठाक लगा मुझे ओवरऑल उनका प्रेजेंस। शिल्पा शुक्ला भी बहुत टाइम के बाद आपको बड़े पर्दे पे देखने को मिलेंगी। इनका काम भी ठीक ठाक है फिल्म के अंदर, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम है नहीं, जितना है शी जस्टिफाइड इट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा फिल्म की कहानी को लेकर, और वो ये है कि पार्ट 1 में, वध के पार्ट 1 में ये दिखाया गया था कि संजय मिश्रा साहब का जो कैरेक्टर है वो एक स्कूल का टीचर होता है, और पार्ट 2 में यानी कि इस फिल्म में वो जेल में काम कर रहे होते हैं। तो मेरे को ये चीज ना समझ नहीं आई। मे बी उन्होंने ये सोचा होगा कि भैया क्रिएटिव लिबर्टी ले ली होगी कि भाई पार्ट 2 में वो जब ये सब होगा उसके बाद वो आगे जाके शायद कोई टीचर बन जाए एंड समथिंग लाइक दैट। अगर आपने दोनों फिल्में देखी हैं, कहानी से फेमिलियर हैं दोनों फिल्मों की, तो कमेंट जरूर करना इस बारे में। तो ओवरऑल वध 2 एज अ फिल्म वॉचिंग एक्सपीरियंस, एज वॉचिंग अ क्राइम थ्रिलर, विल इट एक्साइट यू? यस। विल द स्टोरी कीप यू हुक्ड? काइंड ऑफ। बट इज इट एज इंपैक्टफुल? विल इट स्टे विद यू एज लॉन्ग एज वध 1 स्टोरी डिड?
देन नो। फिल्म बुरी नहीं है, आपका टाइम खराब नहीं होगा, आपका पैसा भी खराब नहीं होगा इफ यू डिसाइड टू वॉच इट एट अ थिएटर। सिंपल सी बात यह है कि वध 1 ने बार इतना हाई सेट कर लिया था वध 2 के लिए दैट इट फेल शॉर्ट समवेयर। तो अगर वीकेंड पे आपके पास टाइम है एंड यू डू हैव द मनी टू स्पेयर, तो इसको थिएटर पे देखने जाना कोई बुरा डिसीजन नहीं होगा। बट आई स्टिल बिलीव कि इस पूरी की पूरी वध 1 और वध 2 दोनों को डायरेक्ट टू ओटीटी रिलीज मिलता तो ये इनिशियल स्टेजेस में ही हिट हो जाती, वध 1 की तरह जो भैया जब नेटफ्लिक्स पे आई तब उसको एक्कोलेड्स मिलने लगे। वध 2 के साथ भी यही होगा, जब ये नेटफ्लिक्स पे आएगी तब लोग इसको देखेंगे और सराहेंगे। तो ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, इतना कोई सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि बड़े पर्दे पे ही देखना है। ओटीटी का भी इंतजार आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वध 2 देखने के बाद मैंने कर दिया एक भीषण पाप। अगर मेरे दादे को पता होता ना कि मैं बड़े होकर ऐसी फिल्मों का रिव्यू करूंगा, ऐसी फिल्में देखने जाऊंगा, तो उसने मेरे नाम जो आज से 30 साल पहले 1200 रुपए की एफडी कराई थी वो भी ना कराता। भाई मैंने देख ली, देखो जज मत करना, भाभी जी घर पे है द फिल्म। इस फिल्म का नाम होना चाहिए था संदूक में बंदूक अंकल की। इस फिल्म का नाम होना चाहिए था भाभी छोड़ दुनिया पकड़ मेरी दुनिया। इस फिल्म का नाम होना चाहिए था दिया जला दूं भाभी का। इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस तुम्हारे और मेरी जैसी अनएजुकेटेड जनता है ही नहीं। इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस है 50 से 65 साल के बीच के 6ठी से 8वीं तक मैक्सिमम पढ़े हुए वो सोफिस्टिकेटेड अंकल जो थाईलैंड जाते हैं 7-8 के ग्रुप में घर पे ये बता के कि हम बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, और वहां पे शराब के नशे में लेडी बॉय इनको अपने आप को लड़की बता के ले जाता है और फिर इनको ही घोड़ी बना लेता है। सुबह इन्हें पता लगता है कि फुल बॉडी नुरू मसाज कराने गए थे लेकिन वापस लौटे सकिंग करके। इस फिल्म को देखने का आनंद अदरक जैसे शरीर वाले इन्हीं किशोर अवस्था में मदमस्त बैंगनों को आ सकता है, और यही वो अंकल हैं जो इस पिक्चर को देख के तो मुठिया देंगे, लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट इनके हिसाब से संस्कृति भ्रष्ट कर रहा था। इस फिल्म में दिखाई गई वाहियाती खाली प्रॉब्लमैटिक ही नहीं है, बल्कि वो साथ ही एक्सप्लेनेटरी भी है, और वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमारे देश की सीनियर सिटीजन जनता एक ऐसा पीस ऑफ कंटेंट खाली एंजॉय ही नहीं बल्कि सेलिब्रेट भी करती है जिसका फंडामेंटल प्रेमिस है किसी और की बीवी को ओवरली सेक्सुअलाइज करना। और इस फिल्म में दे हैवंट हेल्ड इट बैक। जितने गंदे, लीचड़ और रिपेलेंट डायलॉग्स और जोक्स आप सोच सकते हैं वो इस फिल्म में है। एक शॉट में विभूति नारायण गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठा होता है, उसका मुंह पीछे वाली खिड़की से निकल रहा होता है और आगे वाली खिड़की के अंदर कुछ सामान लेने के लिए भाभी जी यूं झुकती हैं तो उनका ऐसे हो जाता है पीछे से। अब भाभी जी ने, आपको पता ही है वो साड़ी कैसी पहनती है, घूंघट से लेके एकदम नीचे नाखून तक हर चीज कवर्ड है, उसने उस सीन को भी सेक्सुअलाइज कर दिया। वहां भी वो उनकी ऐस को देख के ठंडी ठंडी आहें भर रहा है। साड़ी कोई सेक्सी भी नहीं पहनी हुई कि भैया लो वेस्ट बांध रखी हो या फिर कमर बहुत ज्यादा दिख रही हो, कुछ दिख भी नहीं रहा, एंड येट इट इज बीइंग सेक्सुअलाइज्ड। एक शॉट में भाभी गाड़ी चला रही होती है, विभूति नारायण गाड़ी के पीछे वाली सीट पे पड़ा होता है। भाभी कहती है हम नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी गड्ढे में जाए और आप और हम हम्पिंग करनी शुरू कर दे। और इस फिल्म को बताया जा रहा है कि ये फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। एक शॉट में विभूति नारायण और मनमोहन तिवारी आमने सामने होते हैं। विभूति नारायण मनमोहन तिवारी को कहता है मैं तो आपके घर ही आ रहा था दूध लेने, क्या पता भाभी जी दूध दे दे। दिस इज हाउ ही सेज इट। और इसके बदले में मनमोहन तिवारी क्या कहता है कि मैं तो आपके घर आ रहा था चीनी लेने के लिए, थोड़ी भाभी से मिठास ही ले लूं। दिस इज हाउ ही सेज इट। दिस इज हाउ टू फुली ग्रोन मेन आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट देयर वाइफ्स। एक शॉट में मनमोहन तिवारी घर में घुस जाता है, किसके, विभूति नारायण के, और विभूति नारायण ऑफ कोर्स घर में होता नहीं है, वो पीछे जाता है, उनका बैकयार्ड सा होता है, वहां पे भैया विभूति नारायण की बीवी योगा कर रही होती है। अब वो आसन कर रही होती है योगा पैंट में, उसको पता कैसे आसन करते हुए दिखाया है, जानबूझ के ऐसे वाला, मतलब यूं डॉगी स्टाइल, उसको ऐसे करके यूं कराया गया है ताकि मनमोहन तिवारी ये बोल सके उसको देख के कि आपका आसन देख के ना मुझे कुछ होने लगता है। एंड दिस इज सपोज्ड टू बी नॉट ओनली फनी बट इनके हिसाब से हिलेरियस है ये। मनमोहन तिवारी की बीवी के पीछे एक नहीं 2 लोग लग गए हैं इस फिल्म के अंदर। विभूति नारायण तो लाइन मारता ही था हमेशा से, अब साथ ही रवि किशन भी आ गया है। एक शादीशुदा औरत है, वो सपोजिटली वो गांव से आई है, उसको कुछ समझ नहीं आता, चलो फेस वैल्यू पे इस चीज को ले लेते हैं, और उससे डबल मीनिंग बातें करवा रहे हैं। दोनों मर्द चढ़ने के लिए मरे जा रहे हैं उस पे भाई। मनमोहन तिवारी को उसकी बीवी कहां है, किसके साथ है, क्या कर रही है, कोई मतलब ही नहीं है। और विभूति नारायण की बीवी कहां है, किसके साथ है, उसे कोई मतलब नहीं है। एक शॉट में विभूति नारायण गाड़ी लेके आता है किराए पे और घुमाने किसको ले जाता है, भाभी जी को। भाभी जी के पति को नहीं पता वो कहां घूमने गई है, वो पहाड़ों में घूम रही है, उसके साथ हैं जी हो जी कर रही है इसी किराए की गाड़ी में। और इसी ट्रिप पे एक तालाब पे, एक पॉन्ड के किनारे ले जाता है विभूति नारायण किसी और की बीवी को, यानी कि भाभी जी को। अब सुनो वो क्या करता है, अपने जूते उतारता है, पैर डालता है पानी में, भाभी जी पीछे खड़ी होती है, कहता है भाभी जी कोई है भी नहीं आसपास, मौका भी बड़ा जबरदस्त है, आप अपनी साड़ी उठा ही दो। ऑफ कोर्स ये डबल मीनिंग था जो इनका स्टेपल है ही। वो कहती है तो विभूति नारायण कहता है अरे नहीं साड़ी उठा के आप पानी के अंदर आ जाओ मेरे साथ। फिर विभूति नारायण ना ऊपर मुंह करके आंखें बंद करके पानी पैर में होते हैं उसके, और भैया वो उसे लगता है कि भाभी जी तो पानी के अंदर उतर गई। और ना फिर एक मगरमच्छ दिखाया जाता है जो आके ना उसके अंगूठे चाटने लगता है पैर के, तो उसको ये दिखाया कि मॉर्निंग कर रहा है, उसको लग रहा है कि भाभी जी उसके अंगूठे चाट रही है भाई। एक शॉट में विभूति नारायण के चूतड़ों पे गोली लग जाती है, आई एम नॉट किडिंग विद यू, उसके चूतड़ों पे गोली लगती है, तो भाभी जी कहती है मैं निकालती हूँ गोली यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के।
अब भाभी जी के कैरेक्टर से इन्होंने ट्यूटोरियल की जगह पता क्या बुलाया है? ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल नहीं, ट्यूटोरियल मतलब उसको भी इन्होंने सेक्सुअलाइज कर दिया। फिर सेम ही शॉट में विभूति नारायण से भाभी जी पूछती हैं कि आप मुझे बताओगे कि आपके चूदड़ों में गोली लगी एग्जैक्टली है कहां, ताकि मैं उसे निकाल सकूं। बाय गॉड, वो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, ताकि डायरेक्टली किसी को समझ ना आए वो क्या बोल रहा है, इन्होंने एक ऐसी एक्सप्लेनेशन बनाई कि जिसको सुन के अगर आप अपने परिवार के साथ बैठे हो ना, आपको शर्म आ जाएगी। वो अपने सामान तक को डिफाइन कर देता है भाभी जी के सामने। और भाभी जी से ये बुलवाना तो बहुत जरूरी है, विभूति जी चलो पैंट उतारो। जैसे ही भाभी बोलते चलो विभूति जी मैं गोली निकालनी है, आप पैंट उतारो, वो भैया ठंडी आहें भर रहा है, उसके तो सपने पूरे हो गए। इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शोज, वीडियोस में किसी ने गाली दे दी क्रिएटर ने, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ये शो और अब ये जो पिक्चर बना दी है इन्होंने। ऐसी फिल्म और ऐसे शोज को वही चूतिया एंजॉय कर सकते हैं जो बोलते हैं गाली तो नहीं दी ना कम से कम। टियर 2 और टियर 3 सिटीज की जनता ये फिल्म या फिर ये शो देख के इतनी ज्यादा प्रेरित हो सकती है, इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज कर सकती है अपने दिमाग में कि भैया पड़ोस की भाभी को सेक्सुअल नजर से ही देखा जाए। ये लीगल सॉफ्ट पॉर्न है जो सालों से, दसियों साल से टीवी पे तो टेलीकास्ट हो ही रहा था, अब थिएटर पे भी लग गया है। इन प्लेन साइट दे आर सेलिंग यू सॉफ्ट पॉर्न एंड नोबडी नोज इट। नो डाउट भाभी पॉर्न ये जो टर्म है वो सबसे ज्यादा सर्च्ड क्यों है पॉर्न सर्च इंजिन्स पे इंडिया में। भाभी पॉर्न को डिस्कवर करना तो दूर की बात हो गई, वहां तक पहुंचने के लिए जो पहली सीढ़ी है वो ये शो और ये फिल्म है। जैसे ग्रैंड मस्ती 4 अभी देख के आप शर्मिंदा हो गए थे ना, इस फिल्म को देख के आप 40-50 मिनट से पहले तो ऊपर ये फिल्म देख ही नहीं पाओगे। कुत्ते ने इस फिल्म को देखा नहीं, 25 लाख रुपए की कलेक्शन है, लेकिन आप इसको 40-50 मिनट भी देखोगे ना तो आप शर्मिंदा हो जाओगे कि मैंने क्या देख लिया, ये क्या बोले जा रहे हैं। शायद ये साल 2015-16 में फनी हुआ करता होगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट किडिंग विद यू, आई एम नॉट लाइंग टू यू, आई एम सेइंग दिस वेरी ऑनेस्टली कि सालों में शायद ही कोई पहली ऐसी पिक्चर हो जो मैंने 50-60 मिनट के मार्क पर छोड़ दी। इट वॉज नॉट ओनली दैट बैड बट इट वॉज ऑल्सो सो अननेसेसरी कि आप जब इसको देख रहे होंगे आपको लगेगा कि किसने मांगी थी, व्हाई आर दे इवन मेकिंग दिस। एंड माइंड यू बच्चे भी देखते हैं ये शो इंडिया में। कुछ महीने पहले मैंने ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस के लिए एक वीडियो प्लान करी थी, द डार्क ट्रूथ बिहाइंड तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंड भाभी जी घर पे है। और उस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले थे कि ये शो क्या परोस रहा है, कितनी भद्दी चीज है ये भर रहा है लोगों के दिमाग में। लेकिन किसी कारणवश वो टॉपिक हमने थोड़ा पुश बैक कर दिया था, शेल्फ कर दिया था कुछ टाइम के लिए। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद अब मेरा रोम रोम कह रहा है कि मैं उसको वापस लेके आऊं। अगर आपको चाहिए वो वाला टॉपिक, वो वीडियो आपने देखनी है तो मैं उसको जल्द से जल्द ड्रॉप करूंगा, कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। तो भैया थिएटर तो छोड़ो, इस वाहियाती को ओटीटी पे भी मत देखना। कहां जाते हैं वो धर्म के रक्षक जो भाई इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे या कोई क्रिएटर अगर कैरी जैसा कोई गाली दे दे तो उनके पीछे चले जाते हैं, मार देंगे, तोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये साले भाभियों को ऐसे देख रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अब नहीं है ये गायब, क्यों? क्योंकि ये खुद साले भाभी लवर है। तो भैया मेरे से तो हाथ जुड़ा लो, वध 2 जाके देखाना, ये गधे के गू को तो कभी मत देखना। अगली वीडियो में हम मिलते हैं और वो वीडियो पता क्या होने वाली है। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिलेशनशिप के बारे में तो हर किसी को पता है, हर किसी को ये भी पता है कि सलमान खान वाज अब्यूसिव, पर किसी को ये नहीं पता कि किस हद तक सलमान खान हैड गॉन एंड वाज अब्यूसिव टू ऐश्वर्या। तो मैंने आज से 20-22 साल पुराना इनके रिलेशनशिप को उठाया और उसमें देखा कि सलमान भाई ने करा क्या था सब चीजें, एंड यू वुड बी शॉक्ड जो मुझे वहां पे चीजें मिली। हर चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इनके रिलेशनशिप के बारे में अगली वीडियो में। तो मिलते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए मामी अजान पप्पी, बाय बाय।